नेटवर्क में कुछ इश्यू था, शायद उसकी वजह से जो क्लास हमारी वो रुक गई थी। एक बार आप जल्दी से कमेंट कीजिए कि अब मेरी ऑडियो और वीडियो है आप तक बेहतर आ रही है, तो फिर से हम अपनी जो क्लास है इसकी शुरुआत करते हैं। तो एक बार फटाफट से आप कमेंट में आ जाइए, ठीक है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि आप कमेंट करते रहिए ताकि उससे हमें पता चलता रहे कि सब कुछ बेहतर है कि नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि जो क्लास है वो बीच में ही हमारी रुक गई थी, ठीक है। अब शायद सब कुछ बेहतर होगा और अच्छे तरीके से जो क्लास है वो हमारी रन होगी, ठीक है भाई। हाँ, अब सही है। तो चलिए जी, अब क्लास की शुरुआत करते हैं। देखो जी, हमने क्या बताया था कि हम रूरल मार्केटिंग है वो पढ़ रहे थे, और ये हमारी सेकंड लास्ट जो क्लास है वो होने जा रही है रूरल मार्केटिंग की। इसके बाद एक क्लास के बाद ये जो रूरल मार्केटिंग का सिलेबस है उसको हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट कवर कर लेंगे। इसके बाद मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी यहां से करवाऊंगा, और वो बड़े बेहतरीन, बड़े लाजवाब एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो चलिए जी, इसमें हम टिकाऊ और गैर टिकाऊ जो वस्तुएं हैं उन्हीं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखो जी, टिकाऊ और गैर टिकाऊ वस्तुएं क्या होती है, तो मैंने थोड़ी देर पहले ही आपसे समझाया था। टिकाऊ वस्तुएं वो होती है जो लंबे समय तक इस्तेमाल में लाई जाती है, ठीक है, लंबे समय से इस्तेमाल में लाई जाती है। इसके अलावा जिसको जो हमारा उपभोक्ता है वो एक बार खरीदता है और कई वर्षों तक उसका क्या करता है, प्रयोग करता है। टिकाऊ वस्तुएं बड़ी महंगी वस्तुएं होती है, ठीक है, और इनको जो उपभोक्ता है वो बड़े देख के और इनकी जांच करके सलाह लेके इनको खरीदता है। देखो जी, टिकाऊ वस्तुएं यहां पर मैंने लिख दी है डेफिनेशन। टिकाऊ उत्पाद, जो टिकाऊ उत्पाद है वो उत्पाद है जिसको उपभोक्ता, वो उपभोक्ता उत्पाद जिसको उपभोक्ता बार बार करे, यानी कि बार बार खरीद नहीं सकता, क्योंकि वो लंबे समय के लिए तैयार किए जाते हैं। लंबे समय के लिए जो चीजें तैयार की जाएगी वो जल्दी खराब भी नहीं होगी। अब लंबा समय इसके लिए कितना बताया है, तो आप कहेंगे कम से कम 3 वर्ष या अधिक वर्ष की वो सारे की सारी जो वस्तुएं हैं वो टिकाऊ वस्तुओं में शामिल होंगी। इसके बाद बताया ये जल्दी से खराब नहीं होती और ये बड़े महंगे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप देख सकते हैं फर्नीचर, ऑटोमोबाइल, आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक्स, खेलों का सामान, और इनकी जो आश्वासन और गारंटी है इसकी आवश्यकता होती है। अब देखो, जैसे कि हमारे पास ये डिजिटल बोर्ड है, हमने इसको खरीदा, तो इसको खरीदा तो सबसे पहले जो भी सलाहकार थे जो इसके बारे में जानते थे उससे हमने सलाह ली। इसके बाद ये देखा कि इसकी गारंटी क्या होगी, कि ये ठीक से रन करेगा, यानी कि इसके आश्वासन और गारंटी की आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद इसकी जो कॉस्टिंग है वो आपको पता है बहुत महंगी है, और इसको हम 3 साल या अधिक के लिए क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो ये किस में शामिल होगा, टिकाऊ वस्तु में। पेपर में क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, आपको 4 ऑप्शन देके ये पूछ लेगा कौन सी टिकाऊ वस्तु है और कौन सी गैर टिकाऊ वस्तु है, या फिर इसकी जो डेफिनेशन है उसके बारे में आपसे पूछ सकता है, ठीक है मेरे भाई। तो ये हमारे पास टिकाऊ वस्तु है, ये आपका क्लियर हो गया होगा कि टिकाऊ वस्तु जिनको हमें बार बार क्रय नहीं कर सकते, जो जल्दी खराब नहीं होती है, 3 या अधिक साल के लिए हम इसको प्रयोग में ला सकते हैं, और ये बड़ी महंगी होती है। उसके बाद आ जाते हैं गैर टिकाऊ उत्पाद। अब गैर टिकाऊ उत्पाद की बात करें तो इसका ठीक उल्टा कर देंगे। अगर आपको टिकाऊ वस्तुएं समझ में आ गई तो सारी चीजें इसके विपरीत चली जाएंगी, ठीक है। तो देखो जी, अगर बात करें हम किसके बारे में, तो ये जो गैर टिकाऊ उत्पाद है वो उत्पाद, या वो मतलब कि उपभोक्ता उत्पाद जिन्हें बार बार खरीदा जाता है, ठीक है, जिन्हें बार बार खरीदा जाता है और इन्हें कम समय के लिए क्या करते हैं, हम प्रयोग करते हैं, ठीक है भाई। तो बार बार खरीद सकते हैं। बार बार का मतलब है जिसको आप पर डे के हिसाब से यूज कर सकते हो, जिसको आप सप्ताह में एक बार या महीना में एक बार खरीदते हैं, वो सारी आपकी कैसी होंगी, गैर टिकाऊ। जब आप कम समय के लिए किसी भी उत्पाद को खरीदेंगे तो आपको पता है कि भाई जब हम कम समय के लिए खरीदेंगे तो उसकी जो कॉस्टिंग है वो आपकी बहुत कम रहेगी और आपको उसकी गारंटी की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूं, जैसे कि आपको शैंपू को परचेज करना है, तो जो शैंपू है उसके छोटे पाउच भी आते हैं, बड़ा डब्बा भी आता है जो इतना महंगा नहीं होता, और इसको आप कितना, तो ज्यादा ज्यादा 1 सप्ताह या 1 महीने के लिए इसको प्रयोग करते हैं। क्या कभी आप इसकी गारंटी मांगते हैं? बिल्कुल भी नहीं मांगते। जिस भी कंपनी का आपको यूज करना होता है सीधे आप दुकान पे जाएंगे, पैसे देंगे और अपना प्रोडक्ट ले लेंगे, दुकानदार से कोई गारंटी की बात नहीं करेंगे। लेकिन इसके विपरीत टिकाऊ वस्तुओं के लिए आप गारंटी की बात करते हैं, भाई क्या गारंटी इसकी होने वाली है। तो ध्यान रखेंगे, गैर टिकाऊ जो उत्पाद है वो उत्पाद होते हैं जिन्हें
बार बार खरीदा जाता है और इन्हें कम समय के लिए हम उपयोग करते हैं। इन्हें FMCG उत्पाद यानी कि फास्ट मूविंग जो कंज्यूमर गुड्स है इसके नाम से भी जाना जाता है, यह ध्यान रखेंगे, या फिर इसको उपभोज्य उत्पाद भी कहा जाता है। तो यह बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे सौंदर्य करने के जो भी साधन है, ठीक है, जैसे कि आपने फेयर हैंडसम, फेयर एंड लवली हो गया, पाउडर हो गया, ये सारी चीजें, ईंधन हो गया, ईंधन को भी आप एक बार में प्रयोग कर लेंगे। इसके अलावा सिगरेट हो गया, यहां पर ये सिगरेट ना होके क्या है तो आप कहेंगे ये सिगरेट हो गया, इसको भी एक बार प्रयोग करते हैं। जैसे दवाइयां हो गया, इनको भी एक बार प्रयोग करते हैं। व्यक्तिगत उत्पाद, रबड़, प्लास्टिक, कपड़े हो गए, जूते हो गए, कागज हो गए, इनकी कोई गारंटी नहीं होती। ये जूते कपड़े जो भी होते हैं आपको पता है, आप 1 साल के लिए इनको खरीदते हैं, ठीक है। काफी कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको हम 6 महीने ही प्रयोग कर पाते हैं। तो ये सारे की सारी तमाम चीजें हमारे पास हो जाएंगी, ठीक है। इनकी कोई आश्वासन, कोई गारंटी इनकी नहीं होती है। तो अभी आपने हमारे साथ 2 चीजें समझी कि टिकाऊ वस्तुएं क्या होती है और गैर टिकाऊ वस्तुएं क्या होती है, और दोनों आपको अच्छे से समझ अगर आ गई है तो एक बार कमेंट में यस कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। तो जल्दी से एक बार कमेंट में यस कीजिए, यहां तक बातें आपको समझ में आ गई। चलिए भाई, अब बात कर रहे थे आगे अगर मैं बात करूं तो हमारे पास आता है ग्रामीण उत्पादों का वर्गीकरण। ये जो हमारे गांव के जो रूरल प्रोडक्ट है उनका वर्गीकरण या प्रकार, वो हम किस किस प्रकार से करते हैं। तो भाई इसका जो वर्गीकरण किया जाता है, जो हमारा रूरल मार्केट है, या फिर हम बात करें हमारे ग्रामीण जो उत्पाद है, रूरल जो प्रोडक्ट है, अगर मैं इसकी बात करें, बिल्कुल रतनदेव बहुत बहुत स्वागत आपका। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा भाई हमारा, तो ग्रामीण उत्पादों का जो वर्गीकरण है, टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो हमारे टिकाऊ या जिसको हम उपभोक्ता टिकाऊ भी बोलते हैं, और दूसरी शीघ्र गतिवान उपभोक्ता। यहां पर शीघ्र गतिवान यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर जो हमारे पास गुड्स बताए थे मैंने, वही हो गया ये FMCG, या फिर इसी को हम गैर टिकाऊ भी बोलते हैं, उपभोज्य भी इसको कहा जाता है। अब देखो इनमें आप डिफरेंस समझ लेंगे यहां पर। तो सबसे पहले हम टिकाऊ की बात करें तो ग्रामीण जो उपभोक्ता है इनको कहां से खरीद के लेके आता है, तो आप कहेंगे छोटे शहरों से खरीदता है। कहां से, ये जो भाई आपको पता है ज्यादा महंगे जो हमारे प्रोडक्ट होंगे तो वो हमें ग्रामीण मार्केट में नहीं मिल सकते, तो जो हमारे छोटे छोटे शहर और कस्बे हैं वहीं से हम खरीद के लाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपको फ्रिज या फिर कूलर के बारे में, फ्रिज या कूलर है, इसको अगर आपको खरीदना है तो आप किसी छोटे गांव देहात में रह रहे हैं तो वहां पे उसकी दुकान आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके लिए आपको किसी छोटे शहर में जाना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपको बाइक खरीदनी है, मोटरसाइकिल खरीदनी है, तो आप अपने गांव में थोड़ी खरीद सकते हैं, किसी छोटे शहर में आपको जाना पड़ेगा। और ये सारी हमारी टिकाऊ वस्तुओं के अंतर्गत आती है। तो आप कहेंगे ग्रामीण इनको छोटे शहर से खरीदता है। घरेलू उपकरण, ऑटोमोबाइल, घड़ियां और फर्नीचर, ठीक है, ये हमारे सारे किसमें आएंगे, टिकाऊ वस्तुओं में, ठीक है। तो आप में से ऐसे भी ध्यान रख लेंगे ना कि टिकाऊ वस्तुएं लंबे समय के लिए होती है, तो उनका जब क्लासिफिकेशन आपसे पूछेगा तो आप बड़े आराम से आप बता सकते हैं कि कौन ज्यादा समय तक चलेगा और कौन कम समय तक चलेगा। शीघ्र गतिवान उपभोक्ता या गैर टिकाऊ उत्पाद। अब देखो ग्रामीण बाजार में जो इनकी खपत है ना सबसे अधिक है गैर टिकाऊ प्रोडक्ट की, ठीक है। 50% से अधिक इसकी खपत रहेगी और इनका उपयोग शीघ्र होता है, बहुत जल्दी जल्दी ये उपयोग में लाई जाती है। ये हमारा पर्सनल केयर है, व्यक्तिगत देखभाल है, सिगरेट है, पेय पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है, घरेलू जो हमारी देखभाल है, और इसके साथ साथ है हमारे पास नीचे आ जाएगा हर्बल और इसके साथ कन्फेक्शनरी उत्पाद, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, तो आप कहेंगे सर ये हमने वर्गीकरण देख लिया है किसका, ग्रामीण उत्पाद जो हमारी टिकाऊ वस्तुएं हैं और गैर टिकाऊ वस्तुएं हैं उनका इस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। उसके बाद बात आ जाती है कुछ सेवाएं हैं जो इसमें शामिल की गई है। और सेवाओं की बात करें तो सेवा क्या होती है, जैसे आप किसी भी होटल में गए तो वो क्या है, वो सेवा के अंतर्गत आता है। आपने कोई पॉलिसी ले रखी है, चाहे वो SBI से हो, LIC से हो, वो भी क्या है कि आपकी सेवा रहेगी। तो ध्यान रखेंगे सेवा इस श्रेणी में LIC, SBI, BSNL, एयरटेल, रिलायंस, ITCE, चौपाल, ये भी आपकी क्या हो जाएगी, सेवा। जबकि कृषि उत्पाद की बात करें तो कृषि वस्तुओं में कृषि आदान जैसे कि बीज, उर्वरक और कीटनाशक है। इसके साथ साथ जो औजार में ट्रैक्टर, थ्रेसर, पंप है, ये सारी हमारी
इसी के अंतर्गत आती है जो हम लंबे समय के लिए इनको लेते हैं। चलो जी आगे। उसके बाद बात आती है कि भाई इनमें अंतर क्या होता है, ठीक है, यानी कि जो आपकी ड्यूरेबल्स और नॉन ड्यूरेबल्स गुड है उनमें डिफरेंस क्या होगा, उसमें अंतर क्या होगा। तो यहां पर आप देख रहे हो उपभोक्ता टिकाऊ व गैर टिकाऊ वस्तुएं हैं, इनमें अंतर क्या होगा, तो डिफरेंस डिफरेंस टिकाऊ और इधर मैंने लिख दिया गैर टिकाऊ। अब देखो आपको ना दोनों एक साथ नहीं पढ़ने, आप टिकाऊ को याद रख लेंगे, इसका ठीक उल्टा गैर टिकाऊ हो जाएगा। जैसे कि अगर बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आता है इनमें खर्च की जाने वाली राशि के साथ साथ है जोखिम भी अधिक होता है। जोखिम की बात करें तो आप किसी भी वस्तु को खरीद के लेके आ गए, मान लिया हमने डिजिटल बोर्ड खरीदा ये 2 लाख रुपए का, तो भाई इसमें जोखिम भी तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, कि ये कहीं खराब हो गया तो एक प्रकार से रिस्क वाली चीज हो जाएगी। लेकिन इसके विपरीत हम बच्चों के खेलने वाले खिलौने लेके आ गए तो उनमें हमारे पास रिस्क नहीं है। अगर 200 रुपए का लेके आ गए और आते ही खराब हो गया तो इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, वो कोई भी रिस्क नहीं है। इसको ये एक रिस्क वाली चीज है और इसको खरीदने से पहले हमने बहुत सारी चीजों को देखा होगा, बहुत ज्यादा इसका अध्ययन किया होगा। तो ध्यान रखेंगे जो टिकाऊ वस्तुएं हैं इनमें जो राशि है वो अधिक खर्च की जाती है और राशि अधिक खर्च की जाती है तो जोखिम भी इसमें अधिक होता है। लेकिन ठीक विपरीत गैर टिकाऊ वस्तुओं में जो खर्च की जाने वाली राशि और जो जोखिम है वो अधिक नहीं होता है। उसके बाद ये कई वर्षों के लिए खरीदी जाती है, ठीक है, क्योंकि अगर इसकी मैं बात करूं तो आपने मान लिया बाइक भी, अगर आपने कोई बाइक खरीदी है तो उसको आप 1-2 वर्ष के लिए थोड़ी खरीदते हैं। एक बार जब आप बाइक लेके आते हैं तो वो तकरीबन कितने वर्षों के लिए, तो आपको पता है 15 साल तक आप उसको आराम से यूज कर सकते हैं और रियली कम से कम 10 साल तक उसमें कुछ भी खराबी नहीं आती अगर आप अच्छे तरीके से उसको चलाते हैं तो, ठीक है। तो इन्हें कई वर्षों के लिए, कई वर्षों में एक बार खरीदा जाता है। टिकाऊ वस्तुओं का या टिकाऊ का जो वस्तुएं हैं उसमें उपभोक्ता का जो व्यवहार है वो बड़ा ही जटिल होता है। इसका मतलब क्या है कि कोई आपको किसी भी चीज की अगर जरूरत है तो कोई आके आपको ये नहीं कह सकता, जैसे बाइक की आपको जरूरत है, ठीक है, और मैं आपके पास आऊं कि भाई साहब ये है कि हमारे पास है सिटी 100 बाइक है, इसको आप ले लीजिए, तो आप ऐसे नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको वो बाइक है वो कई लंबे समय तक आपको यूज करनी है और उसमें आप बहुत सारी चीजों को देखेंगे तो जो उपभोक्ता का व्यवहार है वो बहुत जटिल होगा, आप इतनी आसानी से वहां पर अपनी चीज को सेल नहीं कर पाएंगे। जबकि इसके विपरीत मैंने शैंपू बेचना है और मेरे आपसे संबंध भी अगर अच्छे हैं, मैं आपको जानता हूं, तो आप क्या करेंगे, मैं आपके पास क्या, भाई साहब ये शैंपू है, इससे आपके घने और लंबे बाल हो जाएंगे, सुंदर दिखाई देंगे, तो चाहे फिर उसकी जो कस्टमर है उसकी उसमें रुचि भी नहीं हो लेकिन आप उसको बेचने में सक्षम हो जाएंगे। उसका व्यवहार है वो बड़ा उदार व्यवहार होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, उपभोक्ता का जो व्यवहार है वो क्या होता है, जटिल होता है। उत्पाद से संबंधित मतभेद को कम करने के लिए केंद्रित किया जाता है। लेकिन इधर अगर बात करें उपभोक्ता का व्यवहार है ये आदतन होता है और भिन्न भिन्न किस्म के बारे में वो पता लगाता है। वही बात हो गई ना कि जैसे शैंपू है वो किसी भी क्वालिटी का प्रयोग कर रहा हो लेकिन आप जाएंगे अलग क्वालिटी देंगे तो वो उसका भी पता लगा लेगा, उसको भी वो परचेज कर सकता है, ठीक है। तो यहां पर भिन्न भिन्न किस्म के बारे में वो पता लगाता रहता है और उनका व्यवहार है वो आदतन होता है, जबकि यहां पर ऐसा नहीं होगा। अब बात आती है जो टिकाऊ वस्तु है इसको जब भी उपभोक्ता खरीदेगा तो वो महीनों तक इसकी छानबीन करेगा। ये नहीं है कि भाई आज मेरे को मान लिया इस डिजिटल बोर्ड की आज जरूरत थी, ठीक है, वो आज ही मैं गया सीधा हाँ भाई डिजिटल बोर्ड भेज दो आप किसी भी कंपनी का, ऐसा नहीं। इसकी कम से कम 2 से 3 महीने तक हमने छानबीन की होगी कि भाई किस प्रकार का चलता है ये, क्या इसकी सर्विसेज है, इसमें क्या क्या क्वालिटी है, क्या क्या फीचर्स है, तो तमाम चीजों को हम जानते हैं और इसमें महीनों लग जाते हैं। इसके साथ जिनके पास पहले से जो यूजर होंगे उनसे भी हम कांटेक्ट करते हैं, उनसे भी इसकी फीडबैक वगैरह लेते हैं और उसके बाद ही हम फाइनल डिसीजन पर पहुंचते हैं। तो वही चीज यहां पर बता रखी है कि उपभोक्ता कई महीनों तक छानबीन और जानकारी प्राप्त करता है और इसके साथ साथ जो इसके सलाहकार होते हैं, जो सलाहकार नेता होते हैं इन वस्तुओं के, इन प्रोडक्ट के, इन मार्केट के, उनके साथ भी चर्चा की जाती है। लेकिन गैर टिकाऊ वस्तुएं हैं इनमें आप ऐसा नहीं करते, महीनों तक छानबीन नहीं की जाती, आप इसको डायरेक्ट परचेज कर लेते हैं। केवल और केवल एक रिटेलर आके आपको सिफारिश करेगा कि इस प्रोडक्ट में हमारे पास ये क्या है फीचर है, तो आप आराम से उसको क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद टिकाऊ व गैर टिकाऊ उत्पादों के विपणन के लिए विभिन्न रणनीतियां, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इसके लिए भाई आप ध्यान रखेंगे जो रणनीति है, जो स्ट्रेटेजी है वो आपकी क्या होनी चाहिए। क्योंकि भाई ये जो टॉपिक है ना इसको मैं बड़े सीक्वेंस से लेके आया हूं और आपको ये बेहतरीन समझ में आएगा। अब देखो इसकी रणनीति के बारे में बात करेंगे, 1 सेकंड रुकेंगे।
चलिए भाई देखो भाई, अगर अपन बात करें टिकाऊ व गैर टिकाऊ उत्पादों के विपणन के लिए विभिन्न रणनीतियां, तो इसकी रणनीति क्या क्या होनी चाहिए, यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान से इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये दे रखा है प्रोडक्ट, ठीक है, क्या दे रखा है, ये प्रोडक्ट है यानी कि उत्पाद। उत्पाद के बाद ये बात की गई है प्राइस, इसकी कीमत की, ठीक है। कीमत के बाद स्थान यानी कि ये बात की गई है किसकी, प्लेस की। और उसके बाद नीचे आ जाएंगे तो ये संवर्धन संचार की बात की गई है, यानी कि आपका जो प्रमोशन है उसी की बात की गई है। आप अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन किस प्रकार से करेंगे, और यहां पर प्रमोशन है प्रेरणा की बात की गई है, ठीक है जी। और नीचे अगर बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये है हमारा जो ग्राहक के साथ जो संबंध है, रिलेशनशिप, ठीक है। तो प्रमोशन रिलेशनशिप की यहां पर क्या की गई है, बात की गई है। अब देखो सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है, आपको दिख तो रहा होगा सारा। तो देखो जी प्रोडक्ट के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट की अगर बात करें तो आधुनिक सुविधाओं से लैस और बेहतर तकनीकी से लैस होते हैं। कौन से, तो आप कहेंगे टिकाऊ, ठीक है। जो भी आपके टिकाऊ उत्पाद होंगे, ड्यूरेबल उत्पाद होंगे, वो हमारी जो आधुनिक सुविधा और बेहतर तकनीक से क्या होंगे, लैस होंगे, और ये बड़े विश्वसनीय होंगे और स्थायित्व होंगे, ठीक है। लेकिन अगर गैर टिकाऊ उत्पाद की बात की जाए तो कम आधुनिक तकनीक होगी और छोटे पैक में ये क्या होते हैं, मिलते हैं। उसके बाद अगर प्राइस की बात करें तो टिकाऊ वस्तुओं में प्राइस आपको पता है उच्च क्वालिटी मिलेगी, तो इसकी कीमत भी उच्च होगी और आपको यहां पर कॉम्बो पैक भी मिलता है और त्योहारों पर छूट भी मिलती है। जैसे कि जब भी आप बाइक लेने जाते हैं तो आपको पता है कि आप किसका वेट करते हैं, या तो दिवाली का वेट करते हैं या फिर नवरात्रों का वेट करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं, तो आप कहेंगे सर ऐसा हम इसलिए करते हैं वहां पर स्पेशल छूट मिल जाती है, जबकि इसकी प्रसिद्ध कीमत होती है, इसका मतलब 99 का 4, 100 का 4, 70 का 5, ठीक है। इस प्रकार से प्रसिद्ध कीमत होती है गैर टिकाऊ वस्तुओं की। स्थान दोनों के लिए सेम रहेगा, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। फीडर, कस्बा, गांव के रिटेलर, हॉटवैन, कृषि डीलर, गैर सरकारी संगठन, डाकघर, साइकिल कंपनी, विक्रय संगठन, एजेंट इत्यादि, तो ये जो हमारा है ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। संवर्धन संचार की अगर बात करें, जो आपका प्रमोशन है, ठीक है, जो इनका जो प्रमोशन है कम्युनिकेशन, प्रमोशन कम्युनिकेशन की बात करें तो आपको पता है सलाहकार नेता द्वारा चयनित ग्राहकों को प्रत्यक्ष मेल के जरिए, इसके साथ साथ प्रदर्शन या है स्थानीय अखबार है, ठीक है। प्रदर्शनियां मतलब आपने देखा होगा कि जो हमारी वैन वगैरह चलती है, ठीक है, या फिर और कोई भी मान लिया टेंट लगा के उसका स्पेशल प्रमोशन वहां पर किया जा सकता है। इसके साथ साथ अखबारों के जरिए प्रमोशन कर सकते हैं, दीवार पर पेंटिंग करवा सकते हैं, मीडिया से इंटरेक्टिव। तो ये जो प्रमोशन का संचार है ये दोनों जगह पर सेम रहेगा। अब देखो यहां पर जो प्रमोशन संचार है, यहां तक तो जो बातें थी इनकी स्ट्रेटेजी के लिए वो बिल्कुल सही थी, लेकिन दो चीजें एक्स्ट्रा ऐड हुई है किसमें, तो आप कहेंगे टिकाऊ वस्तुओं में। एक तो जो प्रमोशन है, ठीक है, तो वो प्रमोशन है वो प्रेरणा लेकर, यानी कि प्रमोशन मोटिवेशन उसको कहा जाता है, जैसे कि सेवा कूपन, छूट, उपहार, वित्तीय योजना और सेवा वैन। और दूसरा बात आती है कि भाई ये जो हमारे संवर्धन संबंध होते हैं, ठीक है, संवर्धन जो प्रमोशन है होते हैं, रिलेशनशिप एक होती है इनमें, तो ये भी ध्यान रखेंगे। ग्राहक संबंध कार्यक्रम जैसे कि विनिमय योजनाएं और सेवाओं के साथ क्या होती है, छूट होती है। तो ये कुछ स्ट्रेटेजियां हैं जो कि किसके ऊपर काम करती है, ट्रिपल पी के ऊपर काम करती है, प्रोडक्ट, इसके साथ साथ प्राइस और पैलेस, ठीक है। और यहां पर दो चीजें और ऐड हो जाएंगी हमारी संवर्धन, मोटिवेशन और संबंधों के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे चलेंगे तो हमारे उत्पाद की जो रणनीतियां हैं वो क्या क्या होंगी, ठीक है। यानी कि भाई यहां पर हमने रणनीतियों को देखा और सबसे महत्वपूर्ण है उत्पाद की रणनीति। इसको अलग से खोल के हम डिफाइन करने जा रहे हैं कि उत्पाद की रणनीतियां क्या होगी। क्लास में ये चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो देखो जी, छोटी इकाई पैकिंग, ठीक है, जो पैकिंग है ना आपकी वो बिल्कुल छोटी इकाई में होनी चाहिए। पैकिंग छोटी इकाई में होनी चाहिए। कैसे, पैकेट के आकार के आधार पर ग्रामीण उपभोक्ता उस कीमत पर उत्पाद को चुन सकता है जिस कीमत पर वह वहन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मान लिया कोई भी प्रोडक्ट है और वो आपने क्या कर दिया, उसकी कीमत रख दी 1000 रुपए, लेकिन जो गांव के लोग हैं वो 1000 रुपए नहीं दे सकते, तो फिर उसको दिक्कत हो जाएगी, वो प्रोडक्ट इतना चल नहीं पाएगा और हम उस 1000
बाजार प्रोडक्ट है उसकी जो पैकिंग है, उत्पाद है, उसको थोड़ा सा कम कर दे, पैकिंग को थोड़ा सा कम कर दे उत्पाद को, तो फिर उसको ग्राहक आराम से ले सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे छोटी इकाई की क्या होनी चाहिए, पैकिंग होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें यह भी बताया गया है कि भाई प्रति व्यक्ति कम आय व ग्रामीण उपभोक्ता की आदतों को ध्यान में रखते हुए छोटी इकाई पैकिंग ग्रामीण बाजार में स्वीकृति प्राप्त करने का एक अच्छा मौका है। उसके बाद कम कीमत की पैकिंग। ठीक है, वहां पर तो देखो, यहां पर तो कम उत्पाद की बात हुई थी, लेकिन यहां पर कम कीमत है, कम इकाई का पैक लंबे समय से था, अब केवल नाम अलग है। ठीक है भाई, ये नाम अलग कर दिया गया। जैसे इस श्रेणी में चाय और कॉफी सबसे आगे है। उदाहरण के लिए ताजमहल एक प्रीमियम ब्रांड है, मतलब कि एक प्रीमियम ब्रांड, एक ब्रांडेड कंपनी है, उसके उत्पाद बहुत महंगे मिलते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपनी जो पैकिंग है उसको छोटा किया। ठीक है, उसकी कीमत है उसको कम किया, तो छोटे पैक से उपयोगकर्ता के आधार पर उपयोग के अवसर है वो बढ़ जाते हैं, उसको हमें यूज कर लेते हैं। कॉम्बो पैक का मतलब आप समझते होंगे। कॉम्बो पैक क्या है, तो आपको अगर जरूरत है किसकी, मान लिया मैं कहता हूं कि भाई आपको साबुन की जरूरत है। ठीक है, साबुन की जरूरत है और इस साबुन की कीमत है 10 रुपए। आप दुकान में गए और आपको ये कहेंगे भाई अकेला साबुन लोगे तो आप 10 रुपए में, और एक है पाउडर, अकेला पाउडर लोगे तो ये भी 10 रुपए में, लेकिन हम इसकी कॉम्बो पैकिंग बना दी, दोनों को एक साथ परचेज करेंगे तो कितने रुपए, 15 रुपए में ये आपको मिल जाएगा। तो ये होती हमारी क्या, कॉम्बो पैकिंग। ठीक है, तो संबंधित उत्पाद को एक के साथ पैक कर दिया जाता है, जो संबंधित होते हैं, ये संबंध कुछ बता रखा है इसका। उसके बाद आगे बात की जाए तो हमारे पास आगे आता है प्रीमियम रणनीति। ठीक है, प्रीमियम उत्पाद रणनीति, इससे आप क्या समझते हैं, तो आप कहेंगे ग्रामीण उपभोक्ता कुछ उत्पादों के मामले में शहरी उपभोक्ताओं के समान अपनी पसंद प्रदर्शित करते हैं, और अधिकतर कंपनियों का यह मानना है कि सस्ते उत्पाद गांव में अच्छे तरीके से काम करते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि यह सच हो। उच्च हाई प्रोफाइल के जो ब्रांड है, ठीक है, वो भी ग्रामीण परिवारों में लोकप्रिय प्राप्त करने में सक्षम है। प्रीमियम उत्पाद का मतलब क्या है भाई साहब, ये आपके हाई प्रोफाइल ब्रांड होते हैं। ठीक है, और इनका भाई ये कहते हैं कि भाई जो हाई प्रोफाइल ब्रांड होते हैं इसे गांव में इनको ज्यादा पसंद नहीं किया जाता, क्योंकि उनकी प्रति व्यक्ति आय कम है। लेकिन यह धारणा भी यहां पर गलत साबित होती है। जैसे कि अगर बात करें यहां पर, तो आपने फेयर एंड लवली का, पॉन्ड्स पाउडर का, फेयर हैंडसम का नाम सुना होगा, प्रीमियम ब्रांड है, लेकिन ग्रामीण स्तर पे भी इनको बहुत पसंद किया जा रहा है, बहुत ये लोकप्रिय हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ गया प्रोडक्ट में ही। नए उत्पाद का डिजाइन, अब देखो भाई साहब डिजाइन की बात आती है तो जो डिजाइन है वो बड़ा महत्वपूर्ण यहां पर रोल अदा करता है। कैसे, अभी आप समझ जाओगे। ग्रामीण जीवन शैली के आधार, मतलब जो जीवन शैली है उनकी, वो किस प्रकार से जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और उनको अपने प्रोडक्ट में किस किस चीज की जरूरत है, उसी के आधार के ऊपर ही हम इसको क्या कर सकते हैं, डिजाइन करेंगे तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा। ये देखो जैसे कि प्रेशर कुकर, अब आप शहरों में देखेंगे तो प्रेशर कुकर है वो एक साइड से पकड़ने का होता है, क्योंकि वहां पर गैस का प्रयोग करते हैं, उसको सीधा वहां पर टेका और वापस उठा लिया। लेकिन गांवों की बात करें तो चूल्हे का प्रयोग करते हैं। वहां पर अगर आप जो अपना जो प्रेशर कुकर है उसको अगर दोनों तरफ से हैंडल अगर पकड़ने वाले लगा दोगे तो गांवों में उस प्रोडक्ट को खरीदा जाएगा, क्योंकि चूल्हे का प्रयोग करते हैं और दोनों हाथों से उठाया जाता है। तो यही बात यहां पर उत्पाद के डिजाइन की, ये कुछ अलग से डिजाइन हो गए। तो आप कहेंगे प्रेशर कुकर हो गया। हमारे पास जो चप्पल है, अब शहरों की बात करें तो वहां पर आपको देखा होगा कि जो चप्पल वगैरह है ना, वो किसकी, मतलब ये जो अपना क्या नाम है इसको, क्या बोलते हैं, अरे बोलते तो है यार, ये जो अलग प्रकार की चप्पल आती है चमड़े वगैरह की, ठीक है। जबकि गांव में जो चप्पल पसंद की जाती है वो आपको पता है हवाई चप्पल है, वो ज्यादा पसंद की जाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हवाई चप्पल में आप ब्रांड निकाल दो, गांव में चलेगी। उसके बाद आता है उपयोगिता उन्मुख उत्पाद, ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है, उन्मुख, मुख यानी कि ग्रामीण उपभोक्ताओं उत्पाद की दिखावट व उसकी कृत्रिमता की बजाय उपयोगिता के बारे में चिंतित होते हैं। मतलब इसका भाई साहब ये है कि
कि वो उत्पाद दिखने में अच्छे हो ना हो, लेकिन उसकी उपयोगिता कैसी है, उसको ग्रामीण लोग कैसे उपयोग में ला सकते हैं, यह बड़ी महत्वपूर्ण यहां पर बात है। उत्पाद आपका मजबूत होना चाहिए, ब्रांडेड रणनीति होनी चाहिए, क्वालिटी जो रणनीति है वो भी बेहतरीन होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ है, इसको हम लास्ट में चर्चा करेंगे। और लास्ट इस टॉपिक में आ जाते हैं कि भाई टिकाऊ विपणन से संबंधित समस्याएं क्या है। गैर टिकाऊ की तो कोई समस्या नहीं है, जो समस्या आएगी वो किसकी आएगी, तो वो कहेंगे आप उपभोक्ता टिकाऊ विपणन से जो संबंधित समस्या है वो हमारी क्या रहने वाली है। अब देखो जी, सबसे पहली समस्या है कम प्रवेश। अब कम प्रवेश से आप क्या मानते हो, इसका मतलब यह है जो हमारी ग्रामीण मार्केट है, इस ग्रामीण मार्केट में जो उत्पाद है वो क्या नहीं हो पाते, तो वो प्रवेश यानी कि वो ग्रामीण स्तर तक पहुंच ही नहीं पाते, ठीक है, उनको लोग खरीद ही नहीं पाते, ठीक है। कैसे नहीं खरीद पाते, जैसे कि मैं बात करूं, पहले थोड़ा सा पुराना समय यानी कि टीवी होता था। अब ये जो टीवी है अब तो सभी के घरों में हो गया, लेकिन कुछ समय पहले जो टीवी है वो सभी घरों में नहीं था। आपने वो दौर देखा होगा, अगर आप 25 प्लस की उम्र में हैं तो आपने वो दौर देखा होगा जब रामायण महाभारत आती थी, या फिर हम पुरानी फिल्में, दीवार फिल्म अमिताभ बच्चन की, वो इतनी लंबी लंबी मोरी पर गए, है ना, जैसे शोले फिल्म हो गई, तो वो जब दौर चल रहा था तो उस समय पे सभी के पास क्या नहीं था, सभी के पास टीवी नहीं होते थे, तो हम दूसरे अड़ोसी पड़ोसी जिनके घरों में थे वहां पर देखने जाया करते थे। अब ऐसा क्यों था, तो उसके बहुत सारे रीजन हुए, लेकिन हम रूरल मार्केटिंग पढ़ रहे हैं तो उन उत्पादों का जो रीजन है वो समस्या क्या थी ये हम जानते हुए चलेंगे। तो देखो उस समय वैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी, लेकिन इसके साथ साथ जो लोग है वो उसके बारे में क्यों नहीं सोच पाते थे, क्योंकि उस समय पे वो जो हमारा क्या नाम इन्वर्टर है ये नहीं होता था, सोलर लाइटें नहीं थी, बिजली थी और बिजली भी बहुत कम आती थी, बिजली की समस्या थी। अब आप ये समझो 24 घंटे में 3 घंटे बिजली आए तो वो बिजली से ही चलेगा, और जब वो चीज बिजली से चलेगी तो भाई लोग उसको क्यों खरीदेंगे जब उसको 3 घंटे यूज कर सकते हैं, तो ठीक है। तो कम प्रवेश यानी कि फिर इसका टीवी का हमारी मार्केट में क्या था, कम प्रवेश था, ये बड़ी समस्या उस समय पे थी। विभक्तिकरण, ग्रामीण बाजार में चुनौतियां हैं। विभक्तिकरण का मतलब क्या है कि भाई साहब कौन सा हमारे पास ग्रामीण बाजार है और उस ग्रामीण बाजार में हम कौन से उत्पाद को बेचे वो ज्यादा बिके। जैसे कि अब यहां पर कोई मार्केट लगी हुई है और उस मार्केट में जो जब सबसे ज्यादा चीज बिकती है वो कपड़े बिकते हैं, लेकिन आपने वहां पर जाके टेक दिया क्या, फ्रिज या टीवी को टेक दिया, तो वो आपका बिकेगा नहीं। तो जो ग्राहक है उन ग्राहकों की मतलब क्या ख्वाहिश है, क्या आवश्यकता है, उसी को देख के जो मार्केट का जो विभक्तिकरण है वो नहीं कर पाते, विभाजन नहीं कर पाते, ठीक है, ठीक ढंग से, यानी कि उनको लक्षित करके हमें चलना पड़ेगा। तो ये विभक्तिकरण है, ये भी एक प्रकार की इसकी क्या है, समस्या है। उपभोक्ता के व्यवहार के अध्ययन की आवश्यकता, ये समस्या है। हम उपभोक्ता चाहता क्या है, वो किस प्रकार का प्रोडक्ट चाहता है, ठीक है, तो उसका जो व्यवहार है, जो उसका जो बिहेवियर है उसको पहचानना बहुत जरूरी है। अगर आप उपभोक्ता के बिहेवियर को नहीं पहचानेंगे तो ये भी आपकी क्या होगी, एक टिकाऊ वस्तुओं को लेकर एक समस्या हो जाएगी। इसके बात आती है क्रय प्राथमिकताएं, ठीक है, और क्रय प्राथमिकताओं की अगर बात की जाए तो इसमें हमारे पास क्या चीजें शामिल होंगे। जैसे कि अगर बात की जाए क्रय प्राथमिकता, इसमें यह है, मैं एक एग्जांपल देके अच्छे से समझाता हूं आपको कि भाई हमारे पास एक वॉशिंग मशीन है, ठीक है, हमारे पास क्या है, तो आप कहेंगे सर एक वॉशिंग मशीन है और इस वॉशिंग मशीन को खरीदने के लिए हमें कितने रुपए चाहिए, मान लिया कि 20,000 रुपए में वॉशिंग मशीन आती है। लेकिन गांव के लोग क्या देखते हैं, गांव के लोग ये देखते हैं कि 20,000 रुपए में वॉशिंग मशीन आएगी, फिर ऊपर से इसको चलाने के लिए बिजली खर्च करनी पड़ेगी तो बिजली का बिल बढ़ेगा, ठीक है, फिर ये खराब हो गई तो इसकी मरम्मत करानी पड़ेगी, मेंटेनेंस, तो इतना लफड़ा हो गया वॉशिंग मशीन में। अब गांव स्तर पे क्या है कि जैसे कोई काम करने वाली है उसको अगर रख लिया तो वो क्या कर लेगी, वो कपड़ों को अच्छे तरीके से धो लेगी और उसकी जो महीने की मान लिया कॉस्ट कितनी पड़ती है, मात्र 200 रुपए, ठीक है। तो 200 रुपए में उनका जब काम चल रहा है तो वो इसके लिए 20,000 रुपए है, वो क्यों खरीदेंगे, ठीक है। और 200 रुपए में केवल कपड़ा नहीं, उससे बहुत सारे काम है वो कराए जा सकते हैं। तो इसलिए जो क्रय है ना, ये जो खरीदारी है इसमें जो प्राथमिकताएं गांव वाले देते हैं तो वो 200
रुपए को देंगे, ना कि वॉशिंग मशीन को। तो ये भी टिकाऊ वस्तुओं से संबंधित एक समस्या हो जाएगी। उसके बाद बुनियादी जो ढांचा है ना इसका अभाव। अब आपने इतने दिन अगर सारी क्लासें ली होंगे तो जो बुनियादी ढांचे हैं इसकी तो हम हर चैप्टर में ही क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। ये तो सभी की समस्या है। बुनियादी ढांचे का मतलब क्या होता है कि भाई आपका रोड हो गया, बिजली हो गया, ठीक है, जो गांव में जो सुविधाएं हैं वो अच्छे तरीके से, जल संसाधन, तो बहुत सारी चीजें हैं। ये हमारी जो बेसिक्स रिक्वायरमेंट है जो होनी चाहिए, और गांव में इस प्रकार की जो चीजें हैं वो अच्छी नहीं है। लेकिन लगातार अब धीरे धीरे जो अर्थव्यवस्था गांव की बहुत अच्छी होती जा रही है, गांव के लोगों का जो जीवन स्तर है वो धीरे धीरे ऊपर उठता जा रहा है, ठीक है। तो ये चीजें थी हमारे किसमें, रूरल मार्केटिंग का एक चैप्टर था जिसमें टिकाऊ और अनटिकाऊ वस्तुएं थी। अभी हम बीच में थोड़ा सा छोड़ के चले थे, और वो क्या था, कीमत निर्धारण की रणनीतियां। तो यहां से जो क्वेश्चन है ये बन सकता है, और इसमें मैं आपको 2 से 4 चीजें बता देता हूं। देखो जी, सबसे पहली बात आती है इसमें कीमत निर्धारण रणनीति में सबसे पहला जो पॉइंट आता है आपका, ये क्या आता है, तो आप कहेंगे कम कीमत बिंदु। क्या आएगा, तो इसमें हम पढ़ेंगे कम कीमत क्या हो जाएगा, बिंदु हो जाएगा, एक पॉइंट, ठीक है। तो कम कीमत बिंदु है। अब आप समझ गए होंगे यार, कम कीमत किसी भी प्रोडक्ट की ना उससे संबंधित है। उसके बाद दूसरी अगर बात कर लेते हैं, दूसरी हमारे पास बात आती है, वो आती है कम लागत, ठीक है। कम लागत हमारे पास आ जाएगी पैकेजिंग, ठीक है भाई। तीसरी अगर हम बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा पुनः प्रयोजक, ठीक है, प्रयोजक पैक। अब इसको मैं समझा देता हूं, पुनः प्रयोजक पैक क्या होता है, क्योंकि इन दोनों के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया पहले ही। अब देखो, अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या है, तो आपने देखा होगा कि जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो कहां पर आते हैं, कहां पर आएंगे, तो आप कहेंगे पुनः प्रयोजक है, मतलब कहीं पे भी उसकी पैकिंग होके आएगी तो उस पैकिंग को हम बाद में भी इस्तेमाल कर सके, ऐसी उसकी क्या होनी चाहिए, पैकिंग होनी चाहिए, ठीक है। पैकिंग को दोबारा से इस्तेमाल में किया जा सके। उसके बाद सिक्का मूल्य निर्धारण, ये जैसे कि भाई साहब सिक्का मूल्य का मतलब ये है कि जैसे आपने शैंपू है जो 250 रुपए का आता है, तो ऐसा भी शैंपू निकालिए जिसको 2-4 रुपए में खरीदा जा सके, ठीक है। ऐसे साबुन निकालिए 5-10 रुपए में खरीदा जा सके, वो सिक्का मूल्य क्या होगा, निर्धारण होगा, ठीक है। वैकल्पिक उत्पाद, वैकल्पिक उत्पाद कीमत निर्धारण, वैकल्पिक, ठीक है जी। तो यहां पर वैकल्पिक उत्पाद निर्धारण की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर इसकी हम बात करें तो यहां पर क्या है, इसका मतलब यह है कि आपकी जो वस्तु है ना, उस वस्तु की जो कीमत है वो तो क्या है, मिनिमम है, लेकिन उसके साथ जो असेंशियल जो वस्तुएं जैसे कि ट्रैक्टर में प्रयोग होने वाले जो उपकरण है ना वो महंगे मिलते हो, यानी कि हम स्पेयर पार्ट की बात कर ले, अगर उसके आप पार्ट्स वगैरह खरीदो तो ये क्या पड़े, कॉस्टली पड़े, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वैकल्पिक उत्पाद निर्धारण कहा जाता है, ठीक है जी। वैकल्पिक उत्पाद निर्धारण कहा जाता है। और इसके बाद हमारे पास आता है उत्पाद बंडल कीमत निर्धारण, ठीक है। एक उत्पाद बंडल कीमत है निर्धारण, ये आ जाएगा। और इसके बाद अगर बात करें कृत्रिम पैकिंग से बचना, कृत्रिम पैकिंग से बचना, ठीक है भाई, इसमें कॉस्ट ज्यादा आती है, बचना। और एक आता है मूल्य इंजीनियर अनुप्रयोग, मूल्य इंजीनियर अनुप्रयोग, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास क्या हो जाएंगे, कीमत को निर्धारण करने वाले ये रणनीतियां हो जाएगी, स्ट्रेटेजी हो जाएंगी कि कीमत है वो आप इस प्रकार से निर्धारित करिए कि जो प्रोडक्ट है ना उसकी कॉस्ट क्या ना पड़े, ज्यादा ना पड़े, उसकी कॉस्ट कैसी हो जाए, कम हो जाए। तो उसकी कॉस्ट इस प्रकार से किसी भी वस्तु की कॉस्ट है वो कम हो सकती है। देखो, कम कीमत बिंदु, कम लागत पैकिंग, ठीक है, कि पैकिंग आप जैसे पार्ले जी बिस्कुट वगैरह देखा है तो उसकी पैकिंग की कीमत इतनी नहीं होती, तो कम कीमत वाली पैकिंग आप करिए। पुनः प्रायोजक, ऐसे पैक आप लेके आइए कि जिसको पैकिंग को दोबारा से प्रयोग में लाया जा सके, ठीक है। सिक्का मूल्य निर्धारण, वस्तुओं को ऐसे निर्धारित कीजिए कि जैसे कि आप 200 रुपए का कोई बड़ा प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसका छोटा पैक बना दीजिए जो 2 रुपए में भी अवेलेबल हो जाए। वैकल्पिक उत्पाद निर्धारण, जैसे कि आपने ट्रैक्टर को खरीदा, ठीक है, लेकिन उसके स्पेयर पार्ट को आप महंगा कर दीजिए, ट्रैक्टर की कीमत कम हो जाएगी, स्पेयर पार्ट तो खरीदेंगे ही तो वो महंगे हो गए। उत्पाद मंडल की कीमत है, ठीक है, तो उत्पाद को इस बंडल में इस तरीके से लगाइए कि कीमत है उसकी ज्यादा ना हो, कृत्रिम जो आपकी पैकिंग है, और मूल्य इंजीनियर अनुप्रयोग। तो ये सारी की सारी जो स्ट्रेटेजी है वो आपकी किससे हो जाएगी, कीमत निर्धारण से। तो हमने उत्पाद निर्धारण की देखी, कीमत निर्धारण की देखी। और अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर आपने इस क्लास को पूरे तरीके से देख लिया, इसके जो पीडीएफ नोट्स है वो मैं कल आपके टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा,
दूंगा, वहां से आप इस पीडीएफ को अच्छे से आप पढ़ लेंगे। और जब आप इसको पढ़ लेंगे अगर पेपर में यहां से, तो क्वेश्चन पक्का डेफिनेटली बनेगा आपके एग्जाम में, और क्वेश्चन यहां से आएगा तो आपका क्वेश्चन है गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्ति की क्या करते हैं, घोषणा करते हैं। ठीक है, तो अब आप कमेंट में आ जाइए, एक बार जल्दी से आपके कमेंट ले लेते हैं। और भाई हमारी एक क्लास और होगी इसको लेकर, ठीक है, और वो क्लास हमारी होगी शायद मंडे को। ठीक है, वो हमारी क्लास कब होगी, मंडे को निखिलेश, बिल्कुल भाई, तो वो क्लास होगी हमारी मंडे को। ठीक है, और मंडे को रूरल मार्केटिंग है, वो हमारी पूरी कंप्लीट हम कर लेंगे। तो एक बार आप जल्दी से कमेंट में आ जाइए और आप मेरे को ये बता दीजिए, क्योंकि रूरल मार्केटिंग की एक ही क्लास होनी है और वो कंटेंट हमारा तैयार रखा है। तो आप मेरे को ये बता दीजिए कि अब आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, मैं आपको अपने इस प्लेटफॉर्म पे हरियाणा की जो इकोनॉमी है, ठीक है, कंप्लीट इकोनॉमी, ठीक है, वो पूरी कंप्लीट करा चुका हूं। इसके साथ साथ एक क्लास के बाद है जो रूरल मार्केटिंग हो जाएगी, ये हमारी बड़े बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास बचता क्या है, हमारे पास बचता है इंडिया की इकोनॉमी। ठीक है, जिनके 3 से 4 चैप्टर दे रखे हैं। हमारे पास ईवीएस बचता है, और हमारे पास डिजास्टर मैनेजमेंट बचता है, रोड सेफ्टी बचता है, और इंश्योरेंस बचता है। ठीक है मेरे भाई, तो ये इतना सारा हमारे पास बचता है। ठीक है, तो आप ये बता दीजिए इन टॉपिक में से कौन सा हमें करवाना है आगे, आप कौन सा आप पढ़ना चाहते हो। ठीक है भाई, तो जल्दी से रतनदीप जी, जल्दी से आप बता दीजिए। सर जी लगातार आन दो। अच्छा, तो आप ये बता दीजिए कौन सा आप पढ़ना चाहते हो। ये दो हम अच्छे तरीके से कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आप बता दोगे, उसी को हम शुरू करवा देंगे। इंडियन इकोनॉमी है, इसको करवाएं, या फिर ईवीएस को शुरू करवाएं, या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट को, इसके बारे में बता दो। क्योंकि रोड सेफ्टी और इंश्योरेंस एक एक क्लास होनी है इसकी। ठीक है, या ज्यादा ज्यादा 2-2 क्लास होनी है। और ये रोड सेफ्टी बड़ा आसान है, इसको एग्जाम के पहले दिन भी हम पढ़ सकते हैं। और इंश्योरेंस है, ये भी आसान सी चीज है, तो इसको भी हम बाद में कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 चीजें बचती हैं अपडेटेड सिलेबस में। इन तीनों में से आपको कौन सी चीज पढ़नी है वो आप बता दीजिए। ठीक है, इंडिया इकोनॉमी करवा देंगे।